हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। सूरज जी, आज के लेक्चर में जो मैं वीडियो आपके साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो ये लेक्चर है, ये हमारा रहेगा आपका सीए फाउंडेशन, जो अकाउंट्स का आपका चैप्टर नंबर 8 है उसके बारे में। चैप्टर नंबर 8 जो है ये किसके बारे में बात करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है हमने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है या फिर बैलेंस शीट बनानी है? किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की। इनकी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, ठीक है। अब राजेश समझो मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से। काफी सारे स्टूडेंट्स ये चैप्टर डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। आपने ये चैप्टर डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है, पहली बात तो। दूसरी बात ये, आपने सबसे पहले अपना चैप्टर नंबर 7 करना है। चैप्टर नंबर 7 कौन सा है? सोल प्रोप्राइटर। क्योंकि उसके कई सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यहाँ पर यूज हो रहे हैं, ठीक है। फिर आपने अपना चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर जो आपका 6 था, जो अकाउंटिंग यूनिट नंबर आई थिंक 2 है, ठीक है। हाँ, चैप्टर 1 का यूनिट 2, जिसमें मैंने आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बताया था। बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ी थी हमने। मैचिंग कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट एंड ऑल, वो रिवाइज करना है, ठीक है। ये पूरा यूनिट बेशक इस चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त मत करो, लेकिन इसमें से एक अक्रूवल कॉन्सेप्ट है वो जरूर रिवाइज करो। जिस पर्सन को ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट नहीं पता है रजे, वो पर्सन जो है वो अपना ये चैप्टर नहीं कर सकता। मैंने जब आपको चैप्टर नंबर 7 की रिवीजन करवाई थी, उसमें भी मैंने आपको अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, ठीक है। अब जब आपके ये दोनों चीजें हो जाएंगी, उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 8 की तैयारी शुरू करनी। तो आपका बेसिकली जो चैप्टर नंबर 8 होगा, उसमें रजे आपने चैप्टर 7 करना है पहले, फिर 8 पर आना है। याद रखना, आपके ये तीनों चैप्टर्स, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, ये तीनों एक ही लूप में होंगे, इकट्ठे होंगे, ठीक है। अब राजीव मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो। जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटर पढ़ा हमने। हमने सोल प्रोप्राइटर जो चैप्टर देखा, उसमें हमने क्या पढ़ा कि एक जो नॉर्मल सोल प्रोप्राइटर है, वो क्या करता है? वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर या फिर जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपकी होती है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन जो हमारे ये एनपीओज हैं, एनपीओज मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो यहां पर इस चैप्टर में हमने देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैसे बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है, और बैलेंस शीट कैसे बनता है। अब राजे इसमें एक बात सुनो। कोई भी बिजनेस होगा, जैसे सोल प्रोप्राइटर का एग्जांपल लेते हैं। एक बंदा है, वो बिजनेस कर रहा है, उसकी अगर मुझे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लगानी है, ये पता लगाना है कि वो बंदा फाइनेंशियली, उसका जो बिजनेस है वो फाइनेंशियली परफॉर्म अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए मैं क्या बनाती हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। साथ में अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है, और इसी पर्सन की अगर मुझे फाइनेंशियल पोजीशन रजे बतानी है, तो रजे इसके लिए मैं बनाऊंगी बैलेंस शीट, ठीक है। इसके लिए बनाऊंगी बैलेंस शीट। उसी तरह से एक एनजीओ है, ठीक है, जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है। अब अगर ये एनजीओ प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या? इसको अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं रिव्यू करनी? नहीं, ऐसा नहीं होता राजे। ये फाइनेंस जो एनजीओ है, ये अलग अलग रिसोर्सेज से डोनेशंस ले रहा है। डोनेशंस मिलती है ना। अब अगर इसको डोनेशन मिल रही है, तो लोग इसको डोनेशन तभी देंगे जब ये अच्छा परफॉर्म करेगा या इसकी पोजीशन जो है वो साउंड होगी, ठीक है। मेरी बात यहां तक समझ आई? हाँ जी रजत।
तो डोनेशंस जब मुझे रिसीव हो रही हैं, तो इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या जो पोजीशन है रजे, वो तभी मुझे पता लगानी पड़ेगी, तभी इसको डोनेशंस देगा कोई, ऐसा तो कोई देगा नहीं। तो मैंने आप लोगों को रजे यहाँ नोट्स में क्या लिखवाया था, मैंने आपको लिखवाया था कि एनजीओ के केस में हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे पता लगती है। दो अकाउंट्स हम बनाते हैं, फर्स्ट रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इक्वलेंट टू कैश अकाउंट होता है। जैसे सोल प्रोप्राइटर के केस में कैश अकाउंट बनता है, डेबिट साइड पर कैश इनफ्लो होगा, क्रेडिट साइड पर कैश आउटफ्लो होगा, तो उसी तरह से इसका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब इक्वलेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस फर्क इतना है कि प्रॉफिट का मतलब सरप्लस, हम यहाँ पर वर्ड प्रॉफिट यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर वर्ड क्या यूज करेंगे, सरप्लस। और लॉस का मतलब डेफिशिट। उसी तरह से एनजीओ की भी फाइनेंशियल पोजीशन होती है। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे डिटरमिन होती है, बैलेंस शीट से, जिससे हमें ये पता लगता है उस पर्टिकुलर एनजीओ के पास टोटल कितने एसेट्स हैं और टोटल कितनी लायबिलिटीज है। ठीक है। तो ये पार्ट मतलब हमने इसमें तीन अकाउंट्स बनाने सीखने हैं, एक तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। अब इंट्रो वाला पार्ट मैंने करवा दिया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब नेचर ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में उन्होंने देखो यहाँ पर क्या क्या हुआ है। कहते हैं ये समरी है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या आता है, समरी आती है। समरी किसकी आती है, जितनी भी कैश रिसीट्स हैं उसकी समरी, और जितनी भी पेमेंट्स हैं कैश पेमेंट्स हैं उसकी समरी। स्टार्टिंग को कैसे होता है, देखो वही सिंपल आपका वो नॉर्मल वाला जो कैश बैलेंस बनेगा ना वही होगा। कैश बैलेंस मतलब जो कैश अकाउंट नहीं बनता, कैश अकाउंट आप कैसे बनाते हो, कैश अकाउंट में डेबिट वाली साइड पर आप लिखते हो ब्रॉड डाउन बैलेंस, और डेबिट में जितनी भी आपकी रिसीट्स हैं वो आ जाएंगी। उसके बाद क्रेडिट वाली साइड पर सबसे पहले लिखते हो पेमेंट्स, रिसीट्स में से पेमेंट्स माइनस करने के बाद आपके पास क्या आता है, कैरी डाउन बैलेंस। तो ये कैश अकाउंट है, यही फॉर्मेट है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। तो इसमें उन्होंने क्या बोला, इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस एंड आल्सो एंड विद क्लोजिंग बैलेंसेस। सरप्लस और डेफिशिट यहां से नहीं आ सकता। राजे जो सरप्लस और डेफिसिट आता है वो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आता है। तो रिसीट्स एंटर होंगी डेबिट साइड पर, और जो पेमेंट्स हैं वो क्रेडिट साइड पर। सेम जैसे आपके जो रूल्स लग रहे हैं कैश अकाउंट के, सेम रूल्स जो है वो रजे आपसे यहाँ पर लगे। ठीक है। तो ये नेचर ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। हाँ, एक चीज ये फीचर्स जरूर पढ़ लेना। इसमें मैंने आपको क्या बताया ये फीचर्स में, कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सभी तरह की रिसीट्स आती हैं। फिर चाहे वो कैश रिसीट्स हो, चाहे वो कैपिटल रिसीट्स हो, सॉरी चाहे वो रेवेन्यू रिसीट्स हो, चाहे वो कैपिटल रिसीट्स हो, सब तरह की रिसीट्स आती हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के कुछ लिमिटेशंस हैं। तो अब हमने पढ़ना है ड्रॉबैक ऑफ रिलीज रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ड्रॉबैक क्या है, देखो रजे जो हमारा ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बना हुआ है। मतलब इसमें रिसीट एंटर हुई है जब पेमेंट रिसीव हो गई है, और पेमेंट्स एंटर हुई हैं जब पे हो गई। हम लोग जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो किस बेसिस पर बनाते हैं, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब अगर आप लोगों ने अक्रूवल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, मैंने आपको सोल प्रोप्राइटर की जब रिवीजन करवाई थी उसमें भी बताया था। अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, कि जब आप इनकम अर्न करोगे तब आपने उसको रिकॉग्नाइज करना है, या एक्सपेंसेस जब आप इनकर करोगे तब आपने उसको रिकॉग्नाइज करना है। कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट्स मैटर नहीं करती। तो रजे हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनती है। और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है। ठीक है।
कहते इसके अलावा, इसका मतलब अगर कैश बेसिस पे बना, देखो मान लो मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव हुई है। अब अगर राजे मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की हो, ये सारी जो रिसीव तो हो गई है ना, तो वो हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगी। बल्कि हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई करें तो वो क्या कहता है कि सिर्फ करंट ईयर की रिसीट ही जानी है। तो वही तो वो यहाँ पर कह रहे हैं, कहते हैं इट रिप्रेजेंट इनकम यानी कि रिसीट्स और पेमेंट यानी कि आपके एक्सपेंसेस फॉर ऑल अकाउंटिंग पीरियड रादर देन करंट पीरियड। दैट इज द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। हम लोग यहाँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपका जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट है वो फॉलो नहीं करते, ठीक है। उसके बाद है राजे, इसको सॉल्व करने के लिए देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से तो पर्पस सॉल्व हुआ नहीं हमारा, इसमें तो लिमिटेशंस आ गई। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करके बनाते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ओनली इनकम विच इज अर्नड और एक्सपेंसेस जो इनकर हुए हैं, यही अक्रूवल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन है। जैसे मैंने आपको जब अक्रूवल कॉन्सेप्ट करवाया था, मैंने क्या कहा था, सुपोज करो आपके पूरे 12 मंथ्स की सैलरी है 12,000, लेकिन आपने उसमें पे की है सिर्फ 9,000, तो जो 3,000 होगा उसको आप क्या बोलोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब चाहे ये आउटस्टैंडिंग है, डजेंट मैटर, राइट। तो आपने जब सोल प्रोप्राइटर की बुक्स बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या एनजीओ की बुक्स बनानी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दोनों में अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। आपने जो सैलरी रजिस्टर शो करनी है वो पूरी 12,000 शो करनी है। क्यों, ये 3,000 इनकर तो हो चुका है, मतलब ड्यू तो हो चुका है, मैंने पे नहीं किया, दैट्स अ सेपरेट पार्ट, ठीक है। तो दैट्स वाई ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो आप लोगों का बनेगा। अब किस बेसिस पे बनेगा, इनकम अगर अर्न हो गई है और एक्सपेंसेस अगर इनकर हो गए। कहते हैं एनपीओ विच आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, उनको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट स्केड्यूल 3 जो है कंपनीज एक्ट का, ये स्केड्यूल 3 आपको सीए इंटर में आता है, उसके हिसाब से आपको बनाना होता है। तो जब सीए इंटर आएगा तो आपको पता लग जाएगा इस आपको स्केड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है ना। चलो, तो मैंने अब आपको ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बता दिया। अब आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद ये जो आपके फीचर्स वाले पॉइंट हैं बुक में दिए हुए, ये आपको रीड आउट करना है, ठीक है। अब राजे जो एनजीओज होते हैं ये नॉर्मल सेल तो करते नहीं है, मतलब इनकी जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं वो थोड़े अलग होते हैं। अब इनके रिसीट्स एंड पेमेंट्स राजे क्या क्या होते हैं, वो जैसे जैसे आगे चैप्टर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट हमने पढ़ना है डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब समझो मेरी बात को ध्यान से, डिफरेंस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या है। सबसे पहले तो पर्पस की बात करें, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से मुझे मिलती है कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से मुझे मिलता है कि मैंने इनकम कितनी अर्न की है या एक्सपेंडिचर कितने इनकर किए हैं। एक्चुअल कैश रिसीट्स या पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते वक्त मायने नहीं रखते। स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब बनाते कैसे हैं, जो रिसीट्स हैं वो डेबिट साइड पर आती हैं और जो पेमेंट्स हैं वो क्रेडिट साइड पर आती हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उल्टा होता है, ठीक है। उल्टा कैसे होता है राजे, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के राजे क्रेडिट साइड पर आप क्या शो करते हो, अपनी सारी इनकम्स, और डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस। इनकम्स में से जब आप एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट। अब अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो तो इनकम्स क्रेडिट साइड पर शो करोगे,
एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर, प्रॉफिट की जगह पर वर्ड क्या यूज करोगे? सरप्लस। याद रखना, जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, पहली बात तो हेडिंग डालनी है कि क्या नेम है एंटिटी का, कौन से ईयर के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो। उसके बाद राजे, अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो सरप्लस आएगा, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम कम है तो डेफिसिट आएगा। ठीक है, लॉस वर्ड यूज नहीं करना, डेफिसिट वर्ड यूज करना। एंडिंग बैलेंस, अब जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स है, हमारे पास एंडिंग बैलेंस आता है, उसको हम वो आएगा डेबिट बैलेंस ऑलवेज एंड ऑलवेज। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ रहा है, जैसे ये वाला जो आपका बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, सॉरी, अगर ये वाला जो आपका बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, तो अगर राजे डेबिट बैलेंस आ रहा है तो क्या होगा? डेफिसिट। और अगर राजे आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो क्या होगा? प्रॉफिट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रूल है। ठीक है, तो बेसिस ऑफ प्रिपरेशन वही है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंट। तो यहां तक जो इस चैप्टर का एक बेसिक पार्ट था वो मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद राजे हम लोग आते हैं आपके आगे नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट पर हमने पढ़ना है ये वाला पॉइंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेशल आइटम्स। ठीक है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर के तो इनकम एक्सपेंसेस आप लोग जानते हो, एनजीओ के केस में इनकम एक्सपेंसेस नहीं जानते आप लोग, तो एनजीओ के केस में उस पर्टिकुलर आइटम को हम कैसे ट्रीट करेंगे, ये आपने इस मैंने जो ये लिखवा रखा है आपने उसके हिसाब से मूव करना है। सबसे पहले बात करते हैं हम डोनेशंस की। अगर डोनेशन रिसीव हो रही है, देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर तो क्वेश्चन में लिखा है कि डोनेशन इज मेंट फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, किसी रेवेन्यू खर्चे को पूरा करने के लिए अगर आपको डोनेशन रिसीव हो रही है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आएगा। कई बार ये जनरल डोनेशन के नाम से भी आ जाता है। सेकंड, लेकिन अगर डोनर जो अमाउंट डोनेट कर रहा है वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए कर रहा है, कि ये पार्ट सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनाने के ही में ही यूज होना चाहिए, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन है। तो स्पेसिफिक डोनेशन को आप उस स्पेसिफिक फंड में, जैसे मैंने बिल्डिंग फंड अगर क्रिएट किया होगा तो आप उसमें ऐड करो। ठीक है, तो ये आपके डोनेशंस वाला पार्ट है जो मैंने आपको यहां पर बता दिया। उसके बाद है एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। अब एंट्रेंस फीस का भी क्या लॉजिक है, ध्यान से सुनो। देखो, अगर आप बोलोगे ना कि रिवीजन लेक्चर में ये पूरा पूरा मैं पैरा पढ़ दूंगा जी, वो पॉसिबल नहीं होगा, वो रिवीजन लेक्चर फिर रहेगा ही नहीं, वो पर्पस ही फिर रिवीजन लेक्चर का नहीं रहेगा, वो तो पूरा पार्ट ही हो गया ना, वो मैं नहीं कर पाऊंगी। अब एंट्रेंस फीस के केस में पहली बात उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही मैंने नोट्स बनवा रखे हैं, जो आपकी मॉड्यूल है ना उसी के अकॉर्डिंग मैंने नोट्स बनवा रखे हैं सारे। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रेंस फीस क्या रहेगा, कहते हैं इट शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट मतलब इसको आप कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे, एक्सेप्ट ये वाला पॉइंट, इफ एंट्रेंस रिसीप्ट इज फीस इज फॉर कवरिंग स्मॉल एक्सपेंसेस, छोटे मोटे एप्लीकेशन वगैरह के खर्चे एंड ऑल, तब आपने उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पे डालना है। अगर इन दोनों ट्रीटमेंट में से क्वेश्चन साइलेंट है तो एंट्रेंस फीस को आप कैपिटल रिसीट मानोगे। नॉर्मली वो क्या करते हैं, क्वेश्चन में लिख देते हैं एंट्रेंस फीस है 1000, इसमें से 80% कैपिटलाइज करो और 20% को रेवेन्यू मान लो, तो 20% इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चली जाएगी, 80% बैलेंस शीट में चली जाएगी। ये आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा एंट्रेंस फीस का। यहां तक क्लियर आई थिंक सो, राइट। बेशक अगर वीडियो पॉज करनी है, 2 मिनट्स का ब्रेक लेना है, रिवीजन करनी है पिछले वाले पार्ट की तो कर लो। अब उसके बाद सब्सक्रिप्शन है, हाँ। अब राजेश, सब्सक्रिप्शन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर एनजीओस। पहली बात तो ये ऑलवेज एंड ऑलवेज रेवेन्यू रिसीट मानी जाएगी, और जो सब्सक्रिप्शन है आप
वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप लोगों ने इसको अकाउंट फॉर करना। सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैंने बनवाया था क्लास में। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि आपने सबसे पहले ले लेना है सब्सक्रिप्शन क्या को क्या ट्रीट करना है, इनकम। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, प्रीपेड इन द बिगनिंग और प्रीपेड एट द एंड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश, तो उसकी जर्नल एंट्री होगी राजे यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, और ये जो बैलेंसिंग वाला पार्ट आ जाएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आ जाएगा। ये सेम वही है जो आप इनकम का अकाउंट सीखते हो सोल प्रोप्राइटर के केस में, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट आपने क्या करना है, अभी वीडियो पॉज करनी है और जो ये मैंने एग्जांपल दे रखा है ना वो पढ़ लेना एक बार। ठीक है ना। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब जो हमारा मेंबर है एनजीओ का, वो कहता है कि यार ये मुझसे हर महीने ना कैश पे नहीं किया जा सकता, मैं नहीं पे कर सकता। आप मुझे एक रॉ अमाउंट बता दो, पूरी लाइफ का एक ही अमाउंट बता दो कि मैं वो पे करूं और लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन जाऊं। दिस इज व्हाट वी कॉल लाइफ मेंबरशिप फीस। अब कहते हैं इट शुड ऑलवेज बी कैपिटलाइज्ड एंड शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। पहली बात तो ये कैपिटलाइज होगा और लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट पे शो होगा। इफ द क्वेश्चन स्पेसिफाइज एनी प्रेफर्ड ट्रीटमेंट, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने लाइफ मेंबरशिप फीस इतना पार्ट कैपिटलाइज करना है, इतना पार्ट आपने रेवेन्यू लेना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो आप वो अकॉर्डिंगली फॉलो करो। तो ये मैंने आपको लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में बता दिया। देखो, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, लेगेसी। अब लेगेसी का मतलब क्या होता है, कहते हैं लेगेसी का मतलब अमाउंट रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एज पर द विल ऑफ द पर्सन आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन। लेगेसी का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि मेरी डेथ के बाद जो ये पैसा है वो इस एनजीओ में चला जाए, उसको हम लेगेसी बोलते हैं। तो लेगेसी का जो आपका ट्रीटमेंट है वो क्या होता है कि इट शुड बी कैपिटलाइज, वो कैपिटलाइज होगा और लाइबिलिटी साइड पर शो होगा, कैपिटल फंड में आप इसको ऐड कर दोगे। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप बता दिया। एंडोमेंट फंड मतलब फंड, अगर आपने कोई स्पेसिफिक पर्पस क्रिएट कर रखा है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड क्रिएट कर रखा है, तो उसकी मैंने ये कैलकुलेशन बताई थी कि आप ओपनिंग बैलेंस ले लोगे, इसमें डोनेशन रिसीव्ड ऐड कर देना है, इनकम कंपोनेंट जो है डोनेशंस को इन्वेस्ट करने से जो आया वो ऐड कर देना है, इसमें से जो खर्चे हुए हैं वो माइनस कर देने हैं, क्लोजिंग बैलेंस आ जाए। ठीक है, क्लियर। अब ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स कैपिटल रिसीट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ इसका प्रॉफिट या लॉस जाएगा। जो सेल प्रोसीड्स हैं वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे रजे आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। ऑनरेरियम रजे अगर पे होता है, नॉर्मली इसका ट्रीटमेंट दिया होता है क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया हुआ तो आपने रजे क्या करना है, आपने इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर डालना है। अब देखो तकरीबन सारा मैंने ये चैप्टर आपको रिवाइज करवा दिया है, बट इसमें आपने एक चीज खुद से पढ़नी है। चाहे जो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे वाले लेक्चर्स लिए हुए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए आप एक काम करोगे, वो स्टूडेंट्स जो ये लास्ट में थ्योरी दे रखी है, कौन सी वाली, ये वाली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाली, रजे हार्डली 15 मिनट का ये टॉपिक है, एक बार इसकी वीडियो जरूर देखना। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे वाले लेक्चर्स एनरोल नहीं किए हैं वो एक काम करें, इसको एक बार पढ़ लें, इसको इग्नोर करके मत जाना। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद अगर इसमें से ट्रू फॉल्स या कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसके क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, मुझे 2 मिनट दो, मैं इसके क्वेश्चंस आप लोगों को करवा देती हूँ कौन कौन से करने हैं। अह,
हाँ जी रजय। हाँ जी रजय। तो इसके आप लोग रजय सबसे पहले तो क्वेश्चंस में लिखो जो इसके करने हैं वही जो आप लोग करते हो। ये हमारे चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस हैं। मॉड्यूल क्वेश्चंस और स्कैनर क्वेश्चंस। मॉड्यूल क्वेश्चंस में आप लोग लिखो रजे इलस्ट्रेशन नंबर, इलस्ट्रेशन 2, 4, 8, 9, 11, 12 और 13। ये क्वेश्चंस आपने करने हैं मॉड्यूल के। उसके बाद स्कैनर क्वेश्चंस पे आए अगर हम, स्कैनर है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13। 2, 3, 4, 5, 10, 11 और 13 ये स्कैनर क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 के करने हैं, ठीक है।